चलो, आज हम लोग करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाम सुना है इसका? यस सर, सुना है क्या होता है, कुछ आइडिया? सर। लाइक सर, बराबर टू द पॉइंट नहीं बता सकता सर। अगर कोई बॉडी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग चल रही है तो वी कैन टेक दैट बॉडी एज अ लाइक इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल और नॉन इनर मतलब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? चलो, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं? बोलो। सर, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हमारा वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी एक सिचुएशन को देखने का, लाइक ओरिजिन बना के किसी एनालिसिस करने का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर, सीधी बात है। यस ये एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन मान लो इधर है। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर। ऑब्जर्वर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो ऑब्जर्वर देख रहा है वो कहीं भी जा रहा होगा, यस सर। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। वैसे ठीक है, मैं बहुत लंबा चौड़ा टेक्निकल बातें बता दूं, बट आपको समझने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर, सीधी बात है। यस सर। काइनेमेटिक set of kinematic condition associated with an observer is called a frame of reference। ठीक है? यस सर। So a set of kinematic condition associated with observer is called a frame of reference। ठीक है? तो ये एक कॉमन समझने वाला डेफिनेशन हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। बाकी बड़ी बड़ी बातों का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अब देखो, अब ये जो ऑब्जर्वर है, इसको ये ऑब्जेक्ट किधर जाता हुआ दिखेगा? दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये अगर लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा होगा? हाँ सर। दोनों ओर मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दो। सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट into acceleration of object with respect to frame of reference is equal to mass of object into acceleration of object minus mass of object into acceleration of frame of reference। तो ये जो न्यूटन्स लॉ है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको तो फोर्स कहते हैं। यस सर। हाँ सर। सेकेंड लॉ से फोर्स होता है। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स दिखाई देगा किसको? ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। यस सर।
प्लस ये एक और टर्म आ गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है और जो फोर्स ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है, दोनों में फर्क है। हाँ सर। ये तो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से एक्चुअल फोर्स है ना? यस सर। ये तो एक्चुअल नेट फोर्स है विथ रेस्पेक्ट टू, एक्चुअल बोल दिया तो विथ रेस्पेक्ट टू के, ये तो एक्चुअल नेट फोर्स है। यस सर। और ये नेट फोर्स है जो ऑब्जर्वर को अपीयर होगा, है ना? यस सर। हाँ सर। तो ये हो गया नेट फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यस सर। तो एक्चुअल फोर्स और जो ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है फोर्स, इन दोनों में ये जो टर्म है, ये टर्म एक एडिशनल है जिसको स्यूडो फोर्स कहते हैं। तो यहां से 3 चीजें हमने सीखी, ध्यान से देखिए। इसका 3 आउटकम है। आउटकम नंबर 1 कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, नॉन इनर्शियल मतलब जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सीलरेशन होता है ना? हाँ सर। यस सर। तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं। अगर एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस 0 है तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। और अगर एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन जीरो है तो इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है? हाँ सर। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होता तब तो ये एफ नेट और एक्चुअल फोर्स इक्वल होता, और अगर नॉन इनर्शियल है तो इक्वल नहीं होगा। यही मतलब है ना? इनर्शियल होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस 0 होगा, तो ये टर्म 0 होगा, तो ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। यस सर। तो फर्स्ट चीज जो हम लोग सीखे वो ये कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन is not applicable in non-inertial frame of reference। क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से नेट फोर्स तो एक ही होना चाहिए ना। हाँ सर। तो ये पहला आउटकम। दूसरा आउटकम, अगर मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ लगाना है तो मुझे एक एडिशनल स्यूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। यस सर। तो सेकेंड पॉइंट, in order to apply Newton's laws of motion in non-inertial frame of reference,
an additional force need to be assumed on the object in the direction opposite to acceleration of frame of reference. हो गया ऐसा? Known as pseudo force. ये pseudo force का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो जस्ट अभी ऊपर हम लोग देखें, pseudo forces minus mass of object into acceleration of frame of reference. तो ये माइनस साइन से पता चलता है कि ये एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम वेक्टर के अपोजिट है। यस सर। Yes, sir. और इसका डेरिवेशन हम लोगों ने ऊपर देखा है, आया समझ में? Yes, sir. यस सर। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर इसके एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे इसको प्रॉब्लम में यूज करते हैं और इसके और भी क्या क्या एग्जांपल्स हैं।
सर बोलो। नोट टू में थर्ड लाइन आप पढ़ सकते हो। इससे ऊपर सबने लिख लिया है? यस जैसे ही हो जाए लिखा हुआ बता, आवाज देना। सर हो गया है? वन मिनट। सर ये जो सूडो फोर्स है उसमें -MAF में माइनस डिनोट क्या करता है, वापस बता सकते हैं क्या? देखो क्या डिनोट करता है कि स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा हाँ सर समझ। सर वो खुद से एज्यूम करेंगे ना स्यूडो फोर्स को। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। एक एग्जांपल देखते हैं तो समझ आएगा। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो आप लोग स्कूल में भी पढ़ते थे और खुद भी महसूस किया होगा कि जब आप लिफ्ट में होते हो और लिफ्ट नीचे जाता है तो एक वेटलेसनेस आपको फील होता है, यस सर। लेकिन एक्चुअल में तो आपका वेट कम नहीं होता है। नहीं सर, ऊपर जाने टाइम सर बढ़ जाता है। हाँ, तो वो तो जब आप नीचे उतरते हो तो पता चलता है कि ये जस्ट आपकी फीलिंग थी, ऐसा कुछ होता नहीं है ना? हाँ सर। क्यों? क्योंकि जब लिफ्ट नीचे जाती है तो आप पर एक अपवर्ड फोर्स, वो जो स्यूडो फोर्स है, वो ऊपर की ओर आपको महसूस होता है। ठीक है? यस सर ये ऐसे स्यूडो का मतलब क्या होता स्यूडो मतलब नॉन रियल, झूठा। है? अच्छा सर। देखो सपोज ये एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। ये एक वेइंग मशीन है मान। इस वेइंग मशीन पर मान लो ये एक आदमी है। ठीक है? ये वेइंग मशीन में कुछ तो रीडिंग बता रहा है इसका। अब देखो, कोई ऑब्जर्वर मान लो यहाँ ग्राउंड पर है, तो ये जो ग्राउंड का ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा, वो क्या ऑब्जर्व करेगा पहले वो देखते हैं। सो केस 1, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब हम लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है। यस सर। तो ये ऑब्जर्वर जो देखेगा तो इसको क्या दिखाई देगा? इसको ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो इस आदमी का वेट mg नीचे दिखाई देगा। यस ये वेइंग मशीन इस पर जितना फोर्स n लगा रहा है ऊपर, वो दिखाई देगा। हाँ यस सर। और
उसको दिखाई देगा कि ये आदमी ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, वो ये बोलेगा। हाँ सर। तो ये अगर इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेगा तो क्या लिखेगा, mg माइनस एन इज इक्वल टू ma। तो ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू जी माइनस ए, ऐसा होगा। यही हाँ। वेइंग मशीन की रीडिंग भी होगी, हाँ है ना, यही वेइंग मशीन की रीडिंग भी होगी। अब देखो यही अगर आपका ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, ठीक है, यही अगर आपका ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, वो क्या देखेगा। So, case 2, with respect to observer inside lift, तो जो ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है उसको तो ये आदमी इक्विलिब्रियम में दिखेगा। हाँ सर। तो वो अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो वो बोलेगा कि इस पर n ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है और ये इक्विलिब्रियम में है, वो तो यही कहेगा। हाँ सर। अब अगर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा दें तो हम तो लिख देंगे n इज इक्वल टू mg, हाँ सर। बट ये हो गया गलत, गलत हो गया। हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब है वो जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा था कि लॉ ऑफ मोशन इज नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के पास खुद का एक्सेलरेशन है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें न्यूटन्स लॉ लगाया, हो गई गलती, है हाँ ना। सर। फिर सेकेंड पॉइंट लिखा मैंने कि अगर लॉज ऑफ मोशन लगाना ही है तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स अपने मन से अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा और इसकी वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट के बराबर होगी, होगी। यस सर। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे तो n प्लस ma इज mg। तो अब n की वैल्यू हो गई mg माइनस a। तो वही वेइंग मशीन की रीडिंग मैच कर गई। वेइंग मशीन की रीडिंग तो एक ही होगी ना, देखने वाला कहीं भी रहे। आप समझे मेरी बात, बोलो। सर स्यूडो फोर्स ऊपर लिफ्ट तो नीचे जा रही है ना। हाँ, तो अपोजिट डायरेक्शन एक्सेलरेशन का लिफ्ट के एक्सेलरेशन का कौन सा हुआ, ऊपर। ऊपर वाला। ऊपर लगा स्यूडो फोर्स। ओके समझा। यस सर समझा। आई बात समझ में। हाँ सर। तो जैसे मान लो यही न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्वेश्चन होता और हम लोग कहता कि वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी है बताओ, तो मेरे पास दो ऑप्शन था, या तो एज एन ऑब्जर्वर हम अपने आप को ग्राउंड पे रख के भी सॉल्व करते तो भी सॉल्व होता, लिफ्ट के अंदर रख के भी सॉल्व करते तो भी सॉल्व होता, अगर हम स्यूडो फोर्स सही से यूज कर पा रहे हैं तो। मीन्स
क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के होंगे उसको आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कंसेप्चुअली हर क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम से भी सेल्फ सॉल्व होगा और हर क्वेश्चन नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी सॉल्व होगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपको एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि किसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम अप्लाई करने से जल्दी सॉल्व होता है और किसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करने से जल्दी सॉल्व होता है। ये डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। सर ये फेरिस व्हील पे भी यही प्रिंसिपल होता होगा ना? इस प्रिंसिपल, ये स्यूडो फोर्सेस वाला प्रिंसिपल फेरिस व्हील पे। सब हर मोशन में, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है दुनिया नहीं, मतलब ये ऐसा स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर 2-4 प्रॉब्लम करेंगे तो समझ आएगा। उसमें भी होता है, जब नीचे आते रहते हैं तो कैसे ऊपर की ओर लगता है कि हम उठ रहे हैं, सर पेट पे गुदगुदी होती है तो पेट में गुदगुदी होती है, अपवर्ड थ्रस्ट लगने लगता है, तो ऐसा महसूस होता है। ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। किसको महसूस होता है? तो जो ऑब्जर्वर उसके साथ है। वो ऑब्जर्वर कौन हो? आप खुद हो। आप खुद से खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो आपको अपने स्यूडो फोर्स महसूस होगा कि मुझे अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है ना? यस सर सेम चीज हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए भी बोलते हैं ना, एक्चुअली लाइक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी स्यूडो फोर्स ही है, सर्कुलर मोशन में पढ़ाऊंगा उसको। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी। सर हो गया लिखते हैं। सर डन। ओके आगे बढ़े। सर एक मिनट। सर हम्म, सर केस 1 में हम लोग स्यूडो फोर्स ले रहे हैं कि नहीं? कहाँ ले रहे हैं? केस 1 में ऑब्जर्वर तुम्हारा कहाँ है? अच्छा हाँ सर, हाँ। तो मतलब सर अगर ऑब्जर्वर रहेगा या नहीं रहेगा, अगर स्यूडो फोर्स अगर सही जगह पे यूज किया विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर तो फिर सही आएगा। सही है। अच्छा तो मतलब सर अगर ऑब्जर्वर रहेगा तो स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा हम्म, उस केस में, ठीक है सर।
एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन, एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन, 1 मिनट का काम है, जल्दी से करके बताइए। सर ये तो HC वर्मा का 14th क्वेश्चन। हाँ है। हो गया सर। हो गया, यस। वेरी गुड। एकदम आसान है। हाँ सर। फर्स्ट वन, गोज अप विथ एक्सेलरेशन 1.2, तो क्या हो जाएगा, m इंटू जी प्लस ए, नहीं गोज अप ऊपर जाता है, हाँ जी प्लस ए, यस सर। so 50 ग्राम, that is 50 upon 1000, सर G -1 क्यों नहीं होगा? g प्लस ए, तो g 9.8 और ये 1.2, तो 11 होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो कितना आ जाएगा, 0.055, नहीं 0.55 न्यूटन। हाँ सर 0.55। तो ये हो जाएगा 0.55 न्यूटन। सर 0.56 आया मेरा। हाँ वो G10 लिया था इसके लिए। हाँ। हो गया। यस सर।
इसमें गोज अप, अच्छा वो भी गोज अप था, ये भी है गोज अप विथ डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन मतलब ए की वैल्यू 1.2 है, -1.2 है। Yes. तो सेम क्वेश्चन है 1 के जैसा, बट ए की वैल्यू -1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हाँ सर। हाँ सर। और आंसर वही होगा m इंटू जी प्लस ए। फिफ्टी अपॉन 1000, 9.8 -1.2, कितना होगा ये? 0.44। ऐसा होगा? हाँ सर। कितना आएगा ये? 44 डिवाइड बाय 100 सर। 43 माइनस 0.43। हाँ हो गया? Yes sir. सी गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसमें mg ही होगा, यस सर। तो कितना हो जाएगा? 0.5 नहीं सर, वो 9.8 लेंगे सर, अलग होगा सर। कितना आएगा? 9.8 लोगे तो कितना आएगा? 0.49 आएगा। हाँ सर, उतना ही कुछ होगा। हाँ सर। डी goes down with acceleration this, तो इसका आंसर सेम एज बी। Yes. यस सर। अच्छा, E goes down with D acceleration, same as A। यस सर। F goes down with uniform velocity, same as C। Yes. कोई जी दिक्कत? प्लस ए क्यों कर रहा है? क्या जी प्लस किसमें? फर्स्ट वाले में। यार तुम लोग, कोई फायदा नहीं है तुम्हें पढ़ाने का। थोड़ी देर पहले भी पूछा था, मैंने जानबूझ के इग्नोर किया था, जानबूझ के इग्नोर किया था, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वहीं बैठे हो। देखो देखो क्यों किया, अभी देखो। mg नीचे एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट करेगा। किधर जा रहा है बोलो, ऊपर या नीचे? बोलिए। ऊपर। ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो मैं क्या लिखूंगा? n माइनस एम जी इज एम ए लिखूंगा, तो n आ गया mg प्लस ए। बोलिए। ए पार्ट में जिसको डाउट था, मैंने इग्नोर किया उसे, खुद से जब तक मैं आगे करूंगा खुद से दिमाग पर जोर डाल के कर लोगे, लेकिन तुम बैठे रहे मेरे आंसर देने के लिए। This is as simple as this। मुझे समझ आ गया था, मैंने पूछा था पहले पर मुझे आ गया। तुमने पूछा था, ओके ओके। हाँ, तो मैं कभी इग्नोर करता हूँ तो समझ लो जानबूझ के करता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद होता है कि थोड़ी देर में खुद समझ लोगे। हाँ सर, समझ गया कैसे किया था आप। आगे बढ़े? ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो समझ गया। लिख लिया है सबने? आगे बढ़ूं? हाँ सर। सर हाँ सर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा।
बिल्कुल। हाँ सर। एक और क्वेश्चन लो। इसको कोशिश कीजिए। हो गया सर।
Sir, done. सबने सॉल्व किया? यस सर। दोनों मेथड से किया? हाँ सर। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम और विथ रिस्पेक्ट टू कार फ्रेम, इसलिए मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था आप लोग का। दोनों दोनों मेथड से किया? यस सर। ठीक है, क्या आंसर आया? सर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a by g। वेरी गुड। फर्स्ट मेथड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम से अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, mg नीचे, टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर। Yes, sir. ग्राउंड से जो देखेगा उसको a एक्सेलरेशन इधर दिखाई देगा। हाँ सर, दिखेगा। हाँ ये अगर थीटा एंगल है तो यही थीटा एंगल मुझे ढूंढना है। हाँ टी का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा, टी का ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो टी कॉस थीटा mg के बराबर होगा। टी साइन थीटा ma के बराबर होगा। Yes, sir. दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा a बाई जी होगा। तो थीटा इज tan इनवर्स a बाई जी, आंसर। ठीक है। यस सर। Yes. मेथड 2, अगर मैं कार के फ्रेम में देखूं। सर हाँ, सर वो टी साइन थीटा हमें कैसे हुआ? राइट वर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए जा रहा है, हाँ सर। ए एक्सीलरेशन से। हाँ सर। राइट वर्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स एम ए होगा। हाँ सर। मेथड 2, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू कार फ्रेम।
विथ रेस्पेक्ट टू कार अगर हम लोग देखेंगे तो मुझे ये इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा। ये टी, ये थीटा, ये mg, और मुझे ये इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा। दिखाई देगा। यस सर, दिखा हाँ देगा। सर। और एक्सेलरेशन कार का अगर a फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो इस पर एक स्यूडो फोर्स ma बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। हाँ सर। तो ये हो गया t साइन थीटा और ये हो गया t कॉस थीटा। इक्विलिब्रियम के लिए हम लिखेंगे कि t cos theta is mg and t sin theta is ma. So theta is equal to tan inverse a by g। वही आंसर आएगा जो पहले आया था। यस सर। क्लियर है सबको? हाँ सर, क्लियर। सर हम लोग ये मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने की जगह पे मतलब मैं डायरेक्टली वेक्टर्स मतलब रेशियो ही ले सकता था ना थीटा से कंपेयर करके, लाइक टैन लेंगे तो फिर फोर्स का वेक्टर जैसे कि हम लोग कहीं पे भी वेस्ट मूव कर सकते हैं, राइट? तो उसका टैन लेंगे तो फिर वो एडजेसेंट और ऑपोजिट लेके तो फिर उसका रेशियो कंसिडर करके हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं, राइट? कुछ नहीं समझ आ रहा है तुम क्या बोल ओके 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 सर, मैं समझा रहा हूँ। मतलब ये पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन रिजॉल्व करके टेंशन पहले को, बोलो मेथड 1 बोल रहे हो या 2? ये सर ये दोनों मेरे को समझा। मतलब मैं अपना कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। क्या बताओ। हाँ सर, जैसे कि हम लोग ने वेक्टर्स में पढ़ा था कि हम लोग कोई भी वेक्टर को, फोर्स वेक्टर को किधर भी अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं पैरेलली। कर तो अभी अभी मैं अपना सूडो फोर्स को मैं उधर इधर से मूव करके एज अ ट्रायंगल वो थीटा के बेस पे लेके चले जाऊं, और मेरा टी ऊपर के डायरेक्शन में मतलब वैसे मैं लाइक अज्यूम इस mg को मैं रिवर्स में अज्यूम कर लूं, आ तो जाएगा। फिर वहां से tan थीटा आ ले लूं। जाएगा लेकिन वो तो इक्विलिब्रियम में है तब। जब इक्वेशन ऑफ मोशन है तब तो ऐसा नहीं आएगा ना। इक्वेशन ऑफ मोशन में कहाँ ले पाओगे? एक का टर्म कहाँ आएगा? ये तो ढूंढना ही है। हाँ सर हाँ, वो कंसिडर करने के बाद में मतलब मैं बोल रहा था। तो वो जब कैलकुलेट कर लेंगे फिर उसकी जरूरत ही क्यों पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। हाँ वो भी है। आगे बढ़े। हाँ सर। एक ये क्वेश्चन देखो, इसमें जल्दबाजी मत करना, गलत हो सकता है।
बोलो, कुछ समझ आ रहा है? सर हाँ क्वेश्चन सर, तो एक समझा मिनट। सर, बट क्या बोल रहे हो? बना रहा हूँ सर, अभी ट्राई मार रहा हूँ। 5 मिनट और।
चलो देखो, सब लोगों ने दिमाग लगा लिया होगा, ठीक है? सफिशिएंट टाइम जानबूझ के दिया, जैसे मन वैसे कर लीजिए। अब देखिए, पहली चीज यहाँ पर जैसे ही कहा एक्सीलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म बोला है ना? हाँ यानी कि अगर मुझे एग्जैक्टली यही निकालना है, मतलब मेरा ऑब्जर्वर इस प्रिज्म के ऊपर बैठा हुआ है हाँ और मेरा ऑब्जर्वर अगर प्रिज्म के ऊपर बैठा हुआ है, वो अगर स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो कैसा ड्रॉ करेगा? इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं, इक्विलिब्रियम में कैसे होगा? सॉरी एक्सेलरेशन होगा प्रिज्म नीचे। उसके फ्री बॉडी डायग्राम में स्मॉल एम जी इधर आएगा, हाँ सर। नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा, हाँ और उसको इसका मोशन इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, हाँ सर। और ये ए नॉट एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स एम ए नॉट इधर लगेगा, लगेगा? यस सर लगेगा। अब सारे फोर्सेस को along the inclined और perpendicular to the inclined plane रिजॉल्व कर लीजिए। ये अल्फा होगा, तो ये mg cos अल्फा होगा और ये mg sin अल्फा होगा। ये एंगल भी अल्फा होगा, तो ये एम ए नॉट कॉस अल्फा होगा हाँ सर। और ये एम ए नॉट साइन अल्फा होगा, ठीक है? मुझे इसका एक्सीलरेशन ए कितना है ये ढूंढना है ना? यस सर। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो एम ए नॉट कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ए नॉट, सॉरी एम ए नॉट नहीं, एम ए, यही होगा ना? नेट डाउनवर्ड फोर्स इतना हो गया इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर। तो यहां पर ए की वैल्यू हो गई ए नॉट कॉस अल्फा प्लस जी साइन अल्फा। क्वेश्चन में ए नॉट और जी दिया हुआ है ना? हाँ सर। क्या क्या दिया हुआ है? एम नॉट मालूम, एम मालूम है, एक्सेलरेशन ये नॉट है और ए नॉट एंगल अल्फा, तो ये मेरा आंसर होगा। था इजी क्वेश्चन सर थोड़ा ट्रिकी, मतलब सर इजी था बट सर हम्म सर मतलब थोड़ा सा डाउट था इसके अलावा वेज कंस्ट्रेंट और इसके बीच में, मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ जनरली जब भी अगर कोई ऐसा एक्सेलरेशन काइंड ऑफ आता है, तो फिर मतलब आप एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या एक्सप्लेन करूं, मतलब क्या करूं मैं? हाँ मतलब सर इस मैं, क्वेश्चन में वेज कंस्टेंट की जरूरत कहाँ है? हाँ सर वो आपने बोला था कि जब ये दोनों बॉडीज, वेज कंस्ट्रेंट का स्टेटमेंट इज लाइक जब दोनों बॉडीज कांटेक्ट में है तो फिर परपेंडिकुलर के अलोंग सेम एक्सेलरेशन है। तो बिल्कुल फिर सही। मैं
तो फिर मैं वो बाद में ये एक्सेलरेशन को उसके साथ में इक्वेट करने लग जाता हूँ हमेशा, तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ, तो इसका एक्सेलरेशन, स्मॉल m का एक्सेलरेशन अगर हम देखेंगे तो मैं तो विथ रेस्पेक्ट टू वेज ए निकाला हूं ना, अदरवाइज इसका एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट होगा। हाँ सर। ये तो वेज के साथ ए नॉट एक्सेलरेशन से पीछे भी जाएगा और नीचे भी आएगा। हाँ सर। है ना? तो मुझे इसका वो जो एक्सेलरेशन होगा ए एक्स ए वाई, आई मीन जो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट होंगे, मुझे दो कंपोनेंट लेना पड़ेगा। और अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो मुझे इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन इक्वेशन में, देखो मैंने अंडरलाइन किया, एक्सेलरेशन ऑफ ए स्मॉलर ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म पूछा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म इसका एक्सेलरेशन होगा इधर, ये पक्का है। विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म इसका एक्सेलरेशन ए इधर होगा। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका एक्सेलरेशन कुछ फॉरवर्ड या बैकवर्ड होगा और कुछ डाउनवर्ड होगा, दोनों होगा। तो यहाँ पर दो वेरिएबल लेने से अच्छा है कि एक वेरिएबल से काम हो जाए और हम स्यूडो फोर्स लगा दें। अच्छा सर, ओके। तो फिर मतलब वेज का स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसके एक्सेलरेशन का एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट होगा ना। हाँ सर। तो इसीलिए जैसा मैंने कहा था कि क्वेश्चन पढ़ के आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, कौन सा आसानी होगा। तो जो मुझे निकालना है, कैलकुलेट करना है, वो तो विथ रेस्पेक्ट टू वेज है। तो बेटर है कि हम अपने ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को वेज के ऊपर रख दें। हाँ सर, ओके। ठीक है? यस सर, समझा। मतलब वेज का स्ट्रेंथ एक ब्रॉडर है, ग्राउंड से देखेंगे, और ये नॉन इनर्शियल के लिए इसको यूज करेंगे। मुझे याद दिलाना इस क्वेश्चन का, इसका एक डिफिकल्ट पार्ट भी दूंगा जिसमें ये ए नॉट नहीं रहेगा, इस वेज का मास दे दूंगा तब पूछूंगा एक्सेलरेशन, बट वहां तक पहुंचने में अभी टाइम है। खाली मुझे याद दिला देना मैं अगर भूल गया तो। सर कितने दिन बाद, मतलब कितने लेक्चर्स बाद? 12:31 हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में या आज का लास्ट क्वेश्चन अगर होगा तो देखेंगे। ठीक है सर। हाँ सर वो वो ए नॉट कैसा है, ए नॉट कॉस अल्फा कैसा है वो समझ नहीं आता। क्या कैसे आया? एक बार सर ऊपर स्क्रॉल करिए। सर वो एम साइन अल्फा तो समझ में आया सर, वो प्लस एम ए नॉट कॉस अल्फा कैसे है वो समझा नहीं। अरे इस एम ए का कंपोनेंट ये एम ए नॉट फोर्स है, हाँ सर। इसका एक कंपोनेंट एम ए नॉट कॉस अल्फा इधर, दूसरा हाँ कंपोनेंट इधर। हाँ सर। और सर वो जो ए नॉट है उसका एक्सेलरेशन तो लेफ्ट साइड में जा रहा है ना, तो ये राइट में सूडो फोर्स ले रहा है। ये स्यूडो फोर्स है। हम ओके सर। फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स को ड्रॉ करते हैं ना, हाँ सर। तो इस पर स्यूडो फोर्स एम ए नॉट इधर लगेगा। हाँ सर। अगर हम वेज के ऊपर से देख रहे हैं तो, ठीक है सर। और वेज के ऊपर से ही हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज निकालना है। अच्छा हाँ सर। हाँ। ठीक है, हाँ सर। एक और क्वेश्चन करो। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता तो एम ए नॉट हम अपोजिट डायरेक्शन में लेते ना, मतलब लेफ्ट। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मुझे सॉल्व करना होगा, स्यूडो फोर्स मतलब लेफ्ट में रहे। हाँ, तो मैं ये एम ए नॉट नहीं निकालूंगा, एन का हॉरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट दोनों लूंगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालूंगा, वर्टिकल का निकालूंगा और दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा, वो आंसर होगा। ओके। तो वो लेंदी काम होगा। आगे बढ़े? हाँ सर। देखिए क्वेश्चन देखो।
इसको कोशिश कीजिए।
सर आंसर आया है कुछ। क्या आया? क्या आंसर आया? सर कैपिटल M डैश प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। थोड़ा गलत है शायद। तो देखो, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा अगर, तो ये दोनों साथ में ए एक्सेलरेशन से आगे आएगा। हाँ स्मॉल एम एम डैश के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। हाँ सर। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो कैपिटल एम जी माइनस टी इज कैपिटल एम ए, हाँ सर। और इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो टी इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस एम डैश इंटू ए। हाँ सर। दोनों को अगर ऐड कर दूं तो एक्सेलरेशन ए मिल जाएगा। हाँ सर। ऐसा कुछ। so this acceleration a will become capital mg upon a small m plus capital M plus m dash। हाँ सर। हाँ सर। इसको रहने दो। अब बात आती है कि स्मॉल एम एम डैश के ऊपर स्लाइड नहीं करे, यस। तो स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो स्मॉल एम जी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन एक कि आप इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हो, या ऑप्शन टू आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हो। अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना चाहोगे तो ये ए एक्सीलरेशन से राइटवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा, यस सर। और इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हो तो ये इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा, है ना। हाँ सर। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यहां से फॉलो करना चाहते हो। बोलो सर जैसा। जमीन से देखते हैं। जमीन। केस 2 है सर। ठीक है, तो जमीन से देखते हैं। सो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यही मिलेगा, हाँ सर। दो ही फोर्स होगा। अब मैं सारे फोर्सेस को हॉरिजेंटली और वर्टिकली रिजॉल्व कर देता हूं। तो ये हो जाएगा n cos थीटा, ये हो जाएगा n sin थीटा। तो जो आदमी ग्राउंड से देख रहा है उसको ये a एक्सेलरेशन से राइटवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब n cos थीटा mg के बराबर होगा और n sin थीटा m a के बराबर होगा। ये a एक्सेलरेशन से आगे जाता हुआ दिखेगा, जो ग्राउंड से देखेगा उसको। हाँ। तो इन दोनों से मुझे क्या मिलेगा? tan थीटा इज a बाई जी। यस सर। मतलब a इज इक्वल टू जी tan थीटा। एक a मुझे मिल चुका है उधर, और एक ये मिला। दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो जी tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम जी अपॉन कैपिटल M प्लस m डैश प्लस स्मॉल m। तो जी गया, रेसिप्रोकल ले लो। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस m डैश प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय m। ऐसा इसलिए किया कि ये हो गया 1 माइनस
m dash plus small m अपॉन कैपिटल M। yes sir. तो यहाँ से m dash प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ये 1 माइनस कॉट थीटा हो गया। yes मुझे क्या चाहिए, कैपिटल M की वैल्यू चाहिए। देयरफॉर कैपिटल M इज m dash प्लस स्मॉल m अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ये मेरा आंसर होगा। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए इसको। सर सर 1 माइनस कैसे आया सर, प्लस आना चाहिए। ओ सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। यहाँ प्लस, तो ये कॉट थीटा माइनस 1 होगा, ये भी कॉट थीटा माइनस 1 होगा। सही कहा, ठीक है। yes सब मैंने भी मतलब सेम ही आया था, खाली वो लास्ट के स्टेप में आके मैथमेटिकल एरर कर दिया था। अच्छा, हो गया सबका? one आगे बढ़े? एक मिनट हाँ सर। एक अच्छा क्वेश्चन ये देखो,
लेंदी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अभी देखा था ना, एक पेंडुलम में एंगल थीटा निकालना था ऊपर। हाँ सर। फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन किया होगा शायद। हाँ सर। सेकंड वन। ये वही है, फर्क इतना है कि वो कार ग्राउंड पर था, ये कार इंक्लाइंड प्लेन पर चल रहा है, इतने का ही फर्क है। क्यों लिखा हुआ ये थीटा है? कोशिश कीजिए इसको। बोलो। ये तो एकदम ऐसे ही कह सकते हो, ओरली भी कह सकते हैं। एक तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, क्योंकि tan इनवर्स डायमेंशनलेस होना चाहिए, है ना। दूसरा, अगर एंगल अल्फा 0 हो जाएगा तो इसका आंसर tan इनवर्स a/g होगा, पहले ही देखा था। हाँ सर। हाँ सर। तो ये तो चला गया ऐसे ही।
अल्फा 0 होगा तब ऐसा होगा, तो बचा यही आंसर, यही होगा। अदरवाइज एग्जैक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली सॉल्व कर देता हूँ। ये तो मैं टाइम बचाने वाला मेथड बताया। इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में, आई मीन कार के रेस्पेक्ट में ये इक्विलिब्रियम में होगा। हाँ सर। तो टेंशन टी इधर एक्ट करेगा, mg नीचे एक्ट करेगा, है ना? Yes. अच्छा, ये जो लाइन है ये इंक्लाइंड प्लेन और उसके परपेंडिकुलर वाला, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो ये mg cos अल्फा होगा और ये mg sin अल्फा होगा। Yes. अच्छा, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग डायग्राम में देखोगे तो इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल से थीटा एंगल पर है, मतलब ये एंगल थीटा है हमारे क्वेश्चन में। हाँ सर। Yes, sir. तो t का कंपोनेंट इधर हो गया t cos थीटा और t का कंपोनेंट इधर हो गया t sin थीटा। ये a एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, मतलब इस पर स्यूडो फोर्स इधर लगेगा m a नॉट, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। Yes. हाँ सर। तो हो गया, देखो तो मैं ऐसा लिखूंगा t sin थीटा इज इक्वल टू mg sin अल्फा प्लस m a नॉट and t cos theta is mg cos अल्फा। Yes. तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू m सबको हटा दो, तो g sin अल्फा प्लस a नॉट अपॉन cos अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू Sir, G cos alpha. g सब में से हटा दीजिए। हाँ A नहीं, में नहीं है. a में नहीं है तो g रहेगा नीचे। हाँ, तो tan इनवर्स a नॉट प्लस g sin अल्फा अपॉन g cos अल्फा, ये हो गया एग्जैक्ट आंसर। Yes. आया समझ में? हाँ. पक्का? हाँ. कॉपी कर लीजिए। एससी वर्मा से आप पूरा कर सकते हैं। अब बीच के जितने क्वेश्चन मैंने पहले कहा था छोड़ देने के लिए, यस अब सब कर सकते हैं। तो मुझे नेक्स्ट असाइनमेंट में से डाउट है, पूछा असाइनमेंट कहाँ तक डिस्कस किया है मैंने? सर। आपने लास्ट टाइम एक ही दिया था, फिर होमवर्क के लिए 3 दे दिए और आगे। हाँ सर, अभी ज्यादा हो नहीं पाया सर। एक चीज समझो, मैं बार बार तुम्हें कहता हूँ असाइनमेंट्स मेरे डिफिकल्ट हैं, ठीक है? हाँ वो तुम ऐसे होमवर्क के जैसा सोचोगे कि एक साथ बैठे और 20 क्वेश्चन हो जाए, तो वो कभी नहीं होगा लाइफ में। हाँ, बट वो एससी वर्मा से होगा। अच्छी वर्मा से होता है सर। आप वो हाँ, असाइनमेंट मालूम है, मुझे पता है ना भाई। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि एससी वर्मा रिलीजियसली सॉल्व करो, और असाइनमेंट जो मैं देता हूँ इसको एज अ होमवर्क मत ट्रीट करो। ये समझो कि तुम्हारे पास है और रोज उसमें से थोड़ा थोड़ा 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। उसमें से सब नहीं आएंगे, ये पक्का है, ठीक है?
यस सर। आप लोग एससी वर्मा को रिलीजियसली फॉलो करो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन वो तो करना ही है। वो बुक है आपका, हाँ है ना, बुकलेट फॉलो करो। बुकलेट मतलब जो मॉड्यूल मिला है वो आपको करना है। और असाइनमेंट और ये सब ओवर एंड एबव है, ये सब आपसे हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। और ये एक बार में बैठ के कर लोगे तो उससे कुछ सीखोगे नहीं। तुम सोचोगे कि तुम लोगों को लगता होगा सर डिस्कस नहीं करते, मुझे पता है मैं क्या डिस्कस करूं, मैं करने बैठूंगा ऊपर से नीचे तक सब सॉल्व कर लूंगा मैं। अब तुम बैठ के उसको कॉपी करोगे तो तुम्हें लगेगा तुम सीख गए, ऐसा नहीं होता है। तो वो जो असाइनमेंट मैं देता हूँ उसको थोड़ा थोड़ा रोज 2 4 5 क्वेश्चन कीजिए। उसमें से अगर मैक्सिमम नहीं हो रहे हैं तो मत कीजिए, छोड़ दीजिए, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एससी वर्मा की बुक है विच इज मोर देन, जो कि ठीक है, मोर देन सफिशिएंट तो नहीं बोलूंगा, और मॉड्यूल है, ये दोनों मिला के मोर देन सफिशिएंट है। सर। तो इनिशियली अभी मॉड्यूल और एचसी वर्मा ही सॉल्व करना है, मॉड्यूल और मतलब रोजाना असाइनमेंट से 4 5 करना है, बट हाँ हाँ, रोज 2 4 बैठ के करते रहो, उसको लेके मत बैठो कि ये मेरे से नहीं होगा ये, और ये मत सोचो कि सर ने दे दिया है तो अब प्रेशर हो गया है, ऐसा नहीं कि वो एकदम करना ही है। वैसे करोगे तो मैं नहीं भी दूंगा, छोड़ दूंगा देना, ऐसा कुछ नहीं है। या अगर ऐसा लगता है कि उससे लोअर लेवल के असाइनमेंट चाहिए तो मैं वो देना शुरू कर दूंगा। नहीं सर ऐसा नहीं है। नहीं, मैं जस्ट आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, उससे लोअर लेवल के भी असाइनमेंट्स हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं इसलिए नहीं देता हूं कि फॉर दैट मैटर एससीवी तो है ही आपके पास। हाँ सर। हाँ सर। तो वैसे वाले चाहिए तो वैसे वाले के लिए तो एससीवी कर ही रहे हो, तो अननेसेसरी इजी क्वेश्चन कर करके क्या करोगे, यस सर। है ना। सर आप बट फिर भी किसी को लगता है कि इजी लेवल क्वेश्चन की और प्रैक्टिस की जरूरत है, आप इंडिविजुअली मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इससे इजी लेवल के असाइनमेंट्स दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। सर आप फिर भी असाइनमेंट 3 का 21 सॉल्व कर सकते हो क्या? तो मैं सब कर सकता हूँ, बोलो कौन सा असाइनमेंट नंबर? असाइनमेंट 3 का 21। असाइनमेंट नंबर 3 कंस्टेंट का दिया था। हाँ सर कंस्ट्रेंट का था, अभी देखते हैं। मैंने सॉल्व किया बट सर आंसर मिसमैच हो रहा है पूरा, एक मतलब सेकंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला बेटा? 21 सर। अच्छा, आंसर मिसमैच कर रहा है। हाँ सर। अभी कर देता हूँ, चलो देखो सब। देखो ये वाला क्वेश्चन ना, हाँ सर यही वाला। तो स्मॉल एम की वेलोसिटी इधर अगर नीचे होगी तो कैपिटल एम की वेलोसिटी इधर होगी, है ना। हाँ तुमने देखो गलती क्या होगा मैं बता देता हूँ, ये V1 और ये V2 और V1 V2 का रेशियो ले लिया होगा, यही ना। सर नहीं नहीं, मैंने V1 को मैंने अज्यूम किया टुवर्ड्स राइट और V2 ऊपर के डायरेक्शन में। अरे ऐसा कैसे होगा? ऐसा तो खैर कर लो तो चल कोई बात नहीं, बट ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। ड्राइविंग फोर्स कौन है, ये करना है तो वैसे भी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा होगा, स्मॉल एम नीचे जाएगा ना, कैपिटल एम खुद से राइट कैसे जाएगा। हाँ वो भी है सर, बट फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हो। मैंने ऐसा अज्यूम किया कि कोई उसको पुल कर रहा है राइट साइड हाँ पे चलो तो कर रहा है, मान लेते हैं इसको V1 एज्यूम कर लिया। हाँ सर। चलो ये V1, तो ये ऊपर जा रहा है V2 से, यही ना। यस सर। और तुमने V1 अपॉन V2 निकाल लिया होगा और आंसर नहीं मैच कर रहा होगा। सर मैंने V2 का पहले मैंने कंपोनेंट निकाला कॉस्ट करके, उसके बाद में मैं उसको फुली कंस्ट्रेंट किया। एकदम सिंपल, 2 सेकंड का काम है, सुनो। ओके। कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं है। और गलती क्या हुई है वो मैं बता रहा हूँ, तुमने गलती शायद समझा नहीं, वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, स्पीड का नहीं। V1 V2 स्पीड हो गया। हाँ सर। देखो कैसे, अगर कैपिटल M X आगे जाता है
अगर कैपिटल M x आगे जाता है तो यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x और यहाँ x, 1 2 3 4x की जरूरत पड़ेगी। हाँ सर। मतलब ये V2 को 4x आगे जाना पड़ेगा। हाँ सर। है ना, पक्का? हाँ सर। तो V2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स V1। ठीक है, हाँ सर। ये समझ आया? हाँ सर समझा। आंसर क्या दिया है? एक मिनट सर, मतलब मेरे को देखना पड़ेगा। एक मिनट। हाँ सर। ठीक है, नहीं छोड़ दो, मुझे नहीं देखना है। मैं ये कह रहा था कि आपको ये आंसर आया होगा और आंसर कुछ और है। नहीं सर, मुझको ये भी नहीं आया, इसका मतलब अभी गलत कर रहे हैं आप। हाँ सर। ये मुझे मतलब आइडियली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये आंसर लाके छोड़ देते हैं। एक्चुअल में आंसर क्या है कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m देखूं तो ये v2 तो इधर है और साथ ही साथ v1 भी तो इधर है। v2 तो स्पीड ऑफ स्मॉल m ओवर इंक्लाइंड प्लेन है, बट ये इंक्लाइंड प्लेन भी तो v1 से आगे जा रहा है। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ m इन दोनों का वेक्टर सम होगा। सर दोनों को डायरेक्टली ऐड क्यों नहीं कर सकते? अरे दोनों वेक्टर है ना, कोई ये 2 रुपए और 5 रुपए है कि ऐड कर दिया 7 रुपए हो गए, वेक्टर है। हाँ सर। ठीक है, तो एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विल बी अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा। ठीक है, v1 को v मान लो, कौन बार बार लिखते जाएगा। तो v2 मेरा 4v हो गया, है ना? अब वैल्यू पुट कर दो, v1 को v और v2 को 4v। तो ये हो गया अंडर रूट v स्क्वायर प्लस 4 मतलब 16v स्क्वायर प्लस 2 इंटू v इंटू 4v और cos थीटा देखो क्या लिखा हुआ है, 13/32। 13/32 सर। 32 है। ठीक, तो ये सब में से v तो बाहर कर लेते हैं हम। ये हो गया 1 प्लस 16 प्लस 4 2 जा 8 4 जा 32, 13/4 ऐसा कुछ। यस सर। तो ये हो गया v अंडर रूट 16 1 17 4 जा 68 प्लस 13 अपॉन 4। 3/2 9/2 81 9v/2 आया। हाँ सर। तो यही आंसर दिया होगा, वेलोसिटी ऑफ हाँ स्मॉल सर यही आंसर। अपॉन वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M इज 9/2। चमका कुछ? हाँ सर। सर आंसर में vm इक्वल टू 9/2 vv लिखा हुआ। अरे वही बात है, समझ गया ना, बाकी तो छोड़ो सर। हाँ सर। चलो बाय। बाय सर। थैंक यू सर।